नमस्कार। एक बार मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डीएचसीपी सर्वर के द्वारा कैसे काम करेगा वो। और नंबर टू, एक क्वेरी आई थी, उस क्वेरी भी मुझे बताना चाहिए था पहले, लेकिन आप लोग पूछेंगे तभी याद रहता है, आप लोग पूछा ही नहीं। ठीक है, तो पहले हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वो सेशन शेयर करते हैं जिसपे आप लोगों का काम होना है। ये है आपका प्रोजेक्ट, इस पे हम लोग काम कर रहे थे। अभी हम इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने क्या क्या किया किया वो हम बात करेंगे, और उसमें क्या चीज़ छूट गई है उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे। जब हमने शुरू किया था तो सबसे पहले हम लोगों ने आईपी एड्रेस को जानने की कोशिश की। और जैसा कि अब आपको समझ में आ चुका है, और होपफुली सभी लोग इस बात से अब एग्री भी होंगे कि विदाउट आईपी एड्रेस हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले हम आईपी एड्रेस सीखा, उसके बाद हम लोग नेटवर्क को कैसे बनाया जाता है। आज का जो नेटवर्क है, आज के जो आईएसपी हैं या टेली कम्युनिकेशन अरेंजमेंट है, वो किस तरह से काम करता है, उसका हम लोगों ने एबीसीडी सीखने के लिए इस पैकेट ट्रेसर की मदद ली। और पैकेट ट्रेसर चूंकि सिस्को कंपनी का है और टेली कम्युनिकेशन में आईएसपी में सिस्को का बड़ा नाम है, तो अभी हम लोग उसी की मदद से ये सीख रहे हैं। और हम लोगों ने जैसा कि डायग्राम बनाया, उसमें हम एक कैंपस के अंदर पूरा नेटवर्क डिजाइन किया है, जहाँ पे लैपटॉप, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स लगाए गए हैं, कुछ केबल के माध्यम से, कुछ वाईफाई के माध्यम से। ठीक है, इनको कैसे आईपी दिया जाता है वो भी हम लोगों ने सीखा। राउटर के अंदर आईपी कैसे दिया जाता है वो भी हम लोगों ने किया है। वो फुल्ली की इसमें अगर किसी को कोई डाउट होगा तो दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन एनीवे अभी तक मैं जहाँ समझ पा रहा हूँ कोई दिक्कत अभी तक आई नहीं है किसी को। और अपने कैंपस से निकलकर दूसरे कैंपस में कम्युनिकेट कैसे करना है या बाहर की दुनिया में कैसे कम्युनिकेट करना है, ये भी हम लोगों ने जान लिया। राउटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, और राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर हम लोगों ने दो राउटिंग प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट करके देखे। एक स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, दूसरा डायनेमिक के अंदर हम लोगों ने रीप राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके देखा। इसके अलावा सभी को जैसे कि जानकारी मिलती है। अभी मेरी आवाज़ आ रही है? अब मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? ओके। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बाद जो भी हमारे डिवाइसेज हैं उनको कैसे ऑटोमेटिक आईपी दिया जाता है, इस बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो आईपी देने के लिए हमारे पास में जो कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर किया कि ये आईपी देने का काम राउटर का होता है। राउटर के अंदर एक फैसिलिटीज होती है जिसको हम लोग डीएचसीपी के नाम से जानते हैं। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डीएचसीपी राउटर के द्वारा कॉन्फ़िगर कैसे होता है वो चीज़ देखा है। तो आज हम उसको सर्वर बना के भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक क्वेरी आई है, वो क्वेरी मुझे किसी सेशन में बताना चाहिए था, वो हमने मिस किया है, तो उसको हम रिपीट कर रहे हैं। 5 से 10 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेरी के अनुसार हमारा जो डिस्कशन था कि अभी आपको यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि लैपटॉप कंप्यूटर है, यहाँ पे FA0 दिख रहा है आपका, यहाँ पे FA0/1 दिख रहा है। ठीक है ना? तो इनका क्या मतलब है, ये नॉमलेचर कैसे किए गए हैं, इनका हमें देखने की ज़रूरत है कि कैसे किए जाते हैं नॉमलेचर। ठीक है, कहीं FA0 लिखा है, कहीं /0 लिखा है, इसका मतलब क्या है? पहली बात, अगर मैं आप सभी से पूछूं कि आपके कंप्यूटर्स या लैपटॉप में इंटरनेट लगाने वाला जो लैन पोर्ट होता है वो कितने हो सकते हैं? एक, दो, तीन, चार। एक कंप्यूटर में आ, बताइए, चैट के माध्यम से बताइए, लैपटॉप लैन पोर्ट, अगर मैं इमेज करके आपके कंप्यूटर्स में ये वाला जो पोर्ट है जिसमें हम लोग इंटरनेट वाला जो केबल लगाते हैं, ये नॉर्मली कितने हो सकते हैं? इथरनेट पोर्ट या लैन पोर्ट, एक होता है, दो होता है? चलिए चैट के माध्यम से बता दीजिए या अनम्यूट करके बता दीजिए, बताइए कितनी हो सकती है संख्या इनकी। यस तरुण, दिव्या, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, उसके अंदर ये वाला जो पोर्ट है जिसको हम लोग लैन पोर्ट बोल रहे हैं, इनकी संख्या एक होती है, दो होती है, तीन होती है, चार होती है? आप लोगों के पास कितना है, कितना देखा है आप लोगों ने? दिव्या ने बोला दो देखा है या एक देखा है। तरुण बोल रहे हैं एक देखा है, कुंती भी बोल रही हैं एक देखा है। ठीक है ना? चलिए,
आपकी बात बिल्कुल सही है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कंप्यूटर्स के अंदर एक होता है और हम ज़रूरत पड़ने पर हम लोग दो लगा सकते हैं। एक तो होता ही है, ज़रूरत पड़ने पर हम दो लगा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इस कंप्यूटर्स के अंदर जब आपको सर्वर विजिट कराया होगा तो यहाँ देखिए, सर्वर विजिट के अंदर आप ये देख पा रहे होंगे कि इसमें मैंने बताया था बीच में हमने एक सर्वर लगा दिया, ठीक है। तो इधर से एक लाइन केबल आया, वो हमारे लगा दिए, और इसी में एक दूसरा केबल से हमने निकाल दिया। तो यानी इस लैपटॉप, इस कंप्यूटर के अंदर दो हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर्स में दो होते हो सकते हैं, एक तो रहता ही है, ठीक है। तो आपके जो कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप हैं या सर्वर कंप्यूटर, सर्वर में चार मिलेंगे। अब बताओ चार क्यों मिलेंगे, ये बताओ मेरे को। अब अगर आपको मेरी बात याद होगा तो अगर सर्वर कंप्यूटर में चार क्यों मिलेंगे, तरुण कुछ याद करके बताओ, सोच के बताओ, शायद आप लोगों के पास आंसर मिल सकता है। सर्वर कंप्यूटर किसको बोलते हैं, उसके बारे में हमने कुछ बात करी थी, यस या नो? दिव्या अनम्यूट प्लीज। शोर शराबा तो नहीं है, अनम्यूट कर दीजिए। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? आज रिस्पॉन्स स्लो स्लो चल रहा है। तो आप ये बताइए, सर्वर कंप्यूटर में मैंने कहा दो हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी दो क्यों होते हैं मैं भी बात करेंगे। वो अभी आपने देख लिया डायग्राम में जो मैंने आपको दिखाया, केबल जैसा देख रहे हैं ट्रिपल ए या प्रॉक्सी सर्वर के अंदर। तो आपका जो सर्वर कंप्यूटर है उसमें चार दिखेंगे, ऐसा क्यों? नॉर्मली क्या होता है, मैंने सर्वर कंप्यूटर और नॉर्मल कंप्यूटर में क्या डिफरेंस बताया था। नॉर्मल कंप्यूटर्स में हमने ये बताया था कि जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होता है उसमें हर चीज़ सिंगल मोड में होती है। एक हार्ड डिस्क होगा, एक आपका कीबोर्ड होगा, जो भी है। लेकिन हमारा जो सर्वर कंप्यूटर होगा उसमें हर चीज़ दो होंगे, दो पावर कोड होंगे, दो कंट्रोल कार्ड होंगे, दो हार्ड डिस्क होंगे। तो उसी तरह से नॉर्मल कंप्यूटर में अगर दो पोर्ट लगाए जा सकते हैं तो सर्वर में जो दो होंगे ना, एट ए टाइम दो ही काम करेंगे। अगेन रिपीट, एट ए टाइम दो ही काम करेंगे। तो ये जो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में होते हैं इनका जो नॉमिनेचर होता है, बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में जो मिलेगा उसका नॉमिनेचर होता है FA0। और आप एक नया ऐड करके अगर लगा दोगे तो उसका नॉमिनेचर होगा FA1। यानी FA0 और FA1 आपके लैपटॉप कंप्यूटर में पाए जाएंगे, पहली चीज़ है, ठीक है। अब मार्केट में अगर अब जाएंगे कुछ और चीज़ें खरीदेंगे, जैसे हमारे पास स्विचेज हो गए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर वो खोल के स्विच के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, डी लैंग स्विच लिख देते हैं, डी लैंग स्विच, ठीक है ना। अब जो स्विच अभी आपको दिखाई देगा यहाँ पे, आप देखना पूरा का पूरा एक रो है। किसी में एक सिंगल रो है, ठीक है, किसी में दो रो है। यहाँ पे आप देखें कहीं दो रो भी मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो अगर आपकी व्यवस्था कुछ इस तरह से हो जाए, सिंगल रो वाला हो जाए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, सिंगल रो, इसमें सारे कई पोर्ट हो, 4 8 12, वो अलग मैटर है, ठीक है। अगर इसमें दो लाइनें हो जाएं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे थे इसमें, इसमें इस केस में हमारा नॉमिनेचर क्या होता है। हमने मान लो केबल उठाया और हमने केवल यहाँ लगा दिया, ठीक है, या हमने केवल यहाँ लगा दिया, तो इस केस में नॉमिनेचर बाय डिफॉल्ट एक पोर्ट हो तो इस रो को हम लोग जीरो बोलते हैं। और जो हम पोर्ट लगाते हैं इसकी नंबरिंग करते हैं 0 1 2 3। इसी तरह अगर दो पोर्ट हैं तो ऊपर वाले रो को हम जीरो बोलते हैं और नीचे वाले रो को हम लोग 1 बोलते हैं। तो इसमें जो नॉमिनेचर होता है 0 1 2 3 4 5, नीचे भी इसी तरह 1 2 3 4 5। अगर मैंने केबल यहाँ लगाया, इस वाले पोर्ट का जो नॉमिनेचर होगा FA0, ये जो जीरो है ये रिप्रेजेंट करता है कौन से रो को, स्लैश ये जो केबल जिस पोर्ट में लगाते हैं वहां पे, ठीक है, 0/0। अगर मैं केबल यहाँ पे लगाऊं तो FA0/3 हो जाएगा। तो उसी तरह अगर मैं केवल ये नीचे वाले में लगाया हुआ है तो यहाँ पे क्या नॉमिनेचर होगा, ये वाला जो नीचे वाला रो है इसको हम 1 बोलते हैं और जिस पोर्ट में लगाते हैं 3 होता है। ये नॉमिनेचर होता है। तीसरा एक नॉमिनेचर और हो सकता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे राउटर्स होते हैं, ठीक है ना, एक सिस्को का वही ले लेते हैं, 7609 ही ले लेते हैं।
ये राउटर देखिए आपके सामने दिख रहा है। इसमें राउटर आपका ये मेरे यहाँ जो लगा है वो ये वाला राउटर एक वर्टिकल हो सकता है। कुछ राउटर ऐसे भी हो सकते हैं हॉरिजॉन्टल वाले। हॉरिजॉन्टल वाले देखो ये राउटर हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है ना। ये देखो ऐसे देख सकते हो, ऐसे भी हो सकते हैं हॉरिजॉन्टल। यार स्लो हो गया नेट। चलो इसी को खोल लेते हैं, आना चाहिए था। ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हॉरिजेंटल टाइप के हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपका तीसरी व्यवस्था ऐसे हो सकती है कि रैक रैक वाइज हो, इसमें रैक हो, ऐसे रैक बना हो। अब मेरी आवाज आ गई। ओके। तीसरा हो सकता है रैक वाइज हो। रैक वाइज का मतलब ये इस तरह से हॉरिजेंटल हो या फिर आपका वर्टिकल हो। ठीक है। तो उस केस में मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, इस केस में ऐसे हो सकता है कि आपका जो रैक हो ऐसे वर्टिकल लगा हो इस तरह से। ठीक है, या हॉरिजेंटल लगाओ इस तरह से। ठीक है। और मान लो ऐसा है, सपोज करो जैसे, और यहाँ पे मान लो इस तरह से पोर्ट लगाओ। इस केस में नॉमिनेचर होता है, सबसे पहले स्लॉट का नंबरिंग होता है, 0 स्लॉट, 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, 4 स्लॉट। और रो का बिल्कुल ऐसे जो ऊपर वाला रो है इसको हम 0 बोलेंगे, और नीचे वाले रो को हम 1 बोलेंगे। और जो पोर्ट नंबर उसकी नंबरिंग होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर मैं आपको केबल ले जाके यहाँ पे लगा दूँ, इस वाले पोर्ट में लगा दूँ, तो इस केस में इसका जो नॉमिनेचर होगा सिंपली F A, पहले स्लॉट नंबर 0 ऑब्लिक, कौन से रो में, ऊपर वाले रो में 0, और कौन से पोर्ट में हमने केबल लगाया 1। तो पूरी दुनिया में ये 3 तरह का नॉमिनेचर है। सिंगल आपको लैपटॉप कंप्यूटर सर्वर में मिलेंगे, डबल आपको स्विचेज में मिल जाएंगे जिसमें सिंगल रो का स्विच हो सकता है, डबल रो का स्विच हो सकता है, और बड़े बड़े रैक वाइज राउटर्स में तीनों नाम के मिल सकते हैं। तो ये नॉमलेचर्स होता है, इसमें अब कोई कंफ्यूजन है? दिव्या, नाउ आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, यस या नो? ओके, ठीक है। तो ये नॉमलेचर में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। पोर्ट का नॉमलेचर करने का एक तरीका बनाया गया है, वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बात करने वाले हैं आज DHCP सर्वर के बारे में। लास्ट में हमने जो देखा था, जो कंप्यूटर लैपटॉप जैसे ये कंप्यूटर है, तो मैंने इसमें राउटर को ही DHCP की फैसिलिटीज दे दी थी, और हमने यहाँ पे वो कर लिया था, ऑटोमेटिक IP अलॉटमेंट हो गया था यहाँ पे। ठीक है। आज हम करते हैं राइट हैंड साइड में एक हम नेटवर्क डिजाइन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम DHCP सर्वर लगाते हैं। ठीक है। तो बनाते हैं, पहले बनाएंगे कैसे? सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर दूं, क्योंकि एक से ज़्यादा जोड़ना है तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे स्विच लगाने पड़ेंगे। तो एक मैं स्विच लगा लेता हूँ, और इसको यहाँ लगा देता हूँ, और इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाईफाई ना उठा के इधर लगा देते हैं ताकि भीड़ ना महसूस हो। तो इसका, इस वाले वाईफाई को अगर मैं उठा के इधर के स्विच में लगा देता हूँ, तब बदल गया। अभी इधर का कहते हैं ना, पाला बदल दिया हमने, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है। अब ये यहाँ पे इसको यहाँ से इसमें स्विच में लगा देते हैं, और स्विच को यहाँ से डिवाइस से जोड़। जब एक से ज़्यादा एक्सपेंशन करना हो तो अब आपको समझ में आ गया स्विच की इंपॉर्टेंट क्या है। स्विच क्या है, लोकल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करता है बहुत सारे डिवाइसों का। अब यहाँ पे हम बात करने वाले सर्वर के लिए। तो मैं यहाँ पे सर्वर, नीचे इंड यूजर पे क्लिक करूंगा। पहला कंप्यूटर लैपटॉप, तीसरा सर्वर है। नॉर्मल कंप्यूटर को ही हम सर्वर बनाते हैं, लेकिन सिंबल अलग क्यों है वो भी हम भी डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 सर्वर आज ले रहा हूँ ताकि एक साथ 3 चीजें हम लोग सीख पाए। ठीक है। 3 सर्वर, ये नॉर्मल कंप्यूटर ही है, तो केबल से आप उठाइए और जोड़ दीजिए। स्विच में किसी भी पोर्ट में उठाकर आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे भी हम इसको लगा सकते हैं, राइट। ठीक है। अब ये जो सर्वर 0 है, इसको हम लिख देते हैं, ये DHCP सर्वर बनाएंगे। ठीक है। और हमने आपको लास्ट सेशन में एक चीज और बोली थी कि दुनिया में 2 चीजें ऐसी होंगी जिनकी IP कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। पहला, राउटर का पोर्ट। दूसरा, जो सर्वर है उनकी IP कभी भी स्टैटिक, सॉरी, ऑटोमेटिक नहीं होगी, मैनुअली नहीं होगी। हमेशा स्टैटिक रखना है, हाथ से लिखना है। तो इसकी IP हम प्लान कर लेते हैं 192.168
ये है 2 का सीरीज, तो 2.5 ले लेते हैं। हम प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरे वाला जो सर्वर है इसको हम लोग डीएनएस सर्वर भी लगे हाथ सीखेंगे, और ये जो आईपी है 192.168 2.10 कर लेते हैं +24। और जो तीसरा जो सर्वर है ये हम जो लेते हैं इसको हम वेब सर्वर बना देते हैं, वेबसाइट सर्वर। यस, दिस इज द वेब सर्वर। और इसकी जो आईपी है, क्योंकि सर्वर की आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होनी है, मैनुअली अलॉट करना है, तो उसके हिसाब से लिखेंगे 192.168। ये हमारा हो जाएगा 2.15 कर लेते हैं, राइट। ठीक है, ये आप कर लीजिए, क्योंकि होगा 2.0 के सीरीज का ही होगा जो नेटवर्क आईडी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तुम्हारा टैबलेट है, अब इसको ऑटोमेटिक आईपी दिलाना है। अगर हम इसको करेंगे तो अब फेल दिखाएगा, क्योंकि हमारे इस नेटवर्क में अब कोई डीएससीपी नहीं है, तो दिस इज आफ्टर सम टाइम फेल हो जाएगा। ठीक है ना, फेल हो गया। तो अब यहाँ पे इससे द्वारा इनको आईपी दिलाना है सर्वर के अनुसार। ठीक है, तो पहले जो सर्वर है उनकी आईपी हमेशा स्टैटिक होगी, तो क्लिक करें और इसको आईपी अलॉट करें, क्योंकि ये भी कंप्यूटर है। नॉर्मल कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर में डिफरेंस क्या होगी आप जान लो। नॉर्मल कंप्यूटर यहाँ पे सिंबल इस तरह से दिया, इसमें कहीं भी कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलेगी आपको, कॉन्फ़िग मिलेगा, डेस्कटॉप कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन सर्वर कंप्यूटर के अंदर एक सर्विस नाम की फैसिलिटीज ऐड कर दी गई हैं, और ये सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर अवेलेबल हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमारे बड़े बड़े कंपनीज होती हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, लाइक टीसीएस हुआ, विप्रो हुआ, और भी महिंद्रा टेक हुआ। तो ये लोग सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं इनका परचेजर कौन है? बीएसएनएल इज द बिग परचेजर आफ्टर टीसीएस। टीसीएस का बहुत बड़ा परचेजर है, एचसीएल का, विप्रो का भी बहुत बड़ा परचेजर है। तो ये कंपनी जो आपके कॉलेज में आती है ना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी, आईटी कंपनियां कैंपस के लिए आती है, तो ये इस डीएससीपी डीएनएस इस तरह के जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनको डेवलप करने के लिए आपको हायर करती है। और आप सॉफ्टवेयर क्या कितना भी अच्छा बना लें, लेकिन अगर आपको सॉफ्टवेयर का खरीदने वाला कोई नहीं है तो उस सॉफ्टवेयर का कोई मतलब नहीं बनता, वो सॉफ्टवेयर बनाने से कोई फायदा नहीं। तो डेफिनेटली जो टीसीएस है वो अपने सारा सॉफ्टवेयर इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको खरीद। बीएसएनएल वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में। अगर आज बीएसएनएल इफेक्टिव होगा, एक हिसाब लगाया गया था सन 2016 में कि बीएसएनएल अगर एकदम से बंद हो जाए तो कितने लोग इफेक्टिव होंगे। आपको जान के हैरानी होगी, बीएसएनएल बंद होते ही 27 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 27 लाख, जो अपने आप में बड़ी बात थी, क्योंकि देखो डायरेक्ट उस समय बीएसएनएल के जो एम्प्लॉइज थे करीब 3.5 लाख तो बीएसएनएल के ही थे। उसके साथ बीएसएनएल की अलग अलग लोकेशन पे जो बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग इस पे डिपेंडेंट है। बीएसएनएल के सर्वर रूम के सॉफ्टवेयर डेवलपर है, बीएसएनएल के जितने भी वेंडर्स हैं सारे लोग उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो देख द बिगेस्ट एम्प्लॉय डिपेंडेंट ऑन द बीएसएनएल। तो इसलिए बीएसएनएल को गवर्नमेंट बंद करने की सोच नहीं सकती, रिवाइवल कर रही है, वो अलग अलग तरीके ढूंढ रही है, वो अलग मैटर है। लेकिन वो देखते हैं भविष्य में क्या होता है, लेकिन दैट इज नॉट इजी, क्योंकि जितना आप हटाएंगे उतना ज्यादा लोग। टीसीएस में भी आपको भाई पता चला, टीसीएस में 50,000 लोगों को निकाला गया। क्यों निकाला गया भाई? क्या उनकी कंपनी घाटे में जा रही थी? नहीं, बीएसएनएल का एक बड़ा हिस्सा आपका बंद कर दिया गया, बीबीएनएल का बड़ा हिस्सा कम कर दिया गया। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो सारे के सारे एम्प्लॉय में सॉफ्टवेयर खरीदने वाला नहीं, तो मैं क्यों बेचूंगा, तो अल्टीमेटली वो अपने एम्प्लॉइज कट कर दिया। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पता चल जाता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पता नहीं चलता। तो ये सब समय चैलेंजिंग है, हर ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत जरूरी होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन बंद होने या खुलने से तो फायदा है, बंद होने से उसका इफेक्ट दूर दूर तक पड़ता है। ठीक है, तो आप भी समय के साथ इस बातों को समझ में जाएंगे, किसी को आप बुरा भला अच्छा कहने दूर हो जाएगा आपके लिए, इतना आसान नहीं है। क्योंकि हर आदमी की जिम्मेदारी है। अगर मैं कहूँ कि भाई जियो बंद हो जाए, भाई जियो बंद तो भी उसके जियो के साथ भी बहुत सारे इंप्लॉयमेंट जुड़े हुए हैं, आप नहीं बंद करा सकते उसको। ठीक है, अभी आपने देखा एयरटेल एक एयर इंडिया बंद हुई तो लोगों घरों में पूछो क्या कंडीशन हो जाती है। तो ये सारे चीजें इफेक्टिव होती हैं, तो सारे चीजों को फैक्टर ध्यान रखना पड़ता है, उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये जो अब चीजें जो दिख रही हैं, ये सॉफ्टवेयर आपके जो वो कंपनियां बनाती हैं, हम लोग खरीदते हैं और अपने कंप्यूटर के अंदर, अगर मान लो विंडो, ये सॉफ्टवेयर जरूरी नहीं है कि लिनक्स पे ही किया जाए या एप्पल पे ही किया जाए, आप विंडोज पे भी कर सकते हो। तो बीएसएनएल में या इंडिया के अंदर नॉर्मली जो सर्वर होते हैं लिनक्स सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाए जाते हैं, क्योंकि लिनक्स एक आम आदमी के लिए आसान नहीं होता, जो कि वो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर होता है। अगर विंडोज पे बनाएंगे तो समस्या का कोई भी आके उसको कंप्यूटर को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, इसलिए लिनक्स बनाते यूजर फ्रेंडली नहीं होता, वो सिर्फ उसको एक्सपर्ट लोग ही हाथ लगा सकते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप विंडोज को सर्वर नहीं बना सकते। एप्पल बिल्कुल बना सकते हो, सॉफ्टवेयर लो, मान लो विंडोज को इंस्टॉल करो, जैसे हमने पैकेट ट्रेसर दिया, आपने इंस्टॉल किया, उसी तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है डीएचसीपी का, उसी तरह डीएनएस का इंस्टॉल करना है, वेब का इंस्टॉल करना है और यूज करना है। तो ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, इसलिए इसका जो सिंबल है नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना में अलग दिखाया है। ओके, तो अब इसका हम आईपी, अब इसको आईपी आपको मैनुअली डालना है, जस्ट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, क्योंकि सर्वर है, और यहाँ पे हम आईपी डालेंगे 192.168.2.5। ठीक है, गेटवे 192.168.2. दिस इज द गेटवे 1। अब हमने यहाँ पे डीएनएस भी ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब डीएनएस ले लिया तो हम यहाँ पे 192.168.2. डीएनएस इज 10 डाल देते हैं। ठीक है, अब हमारा एक कॉलम भी भर गया। होता क्या है डीएनएस अभी हम बताएंगे। दूसरा यहाँ पे डीएनएस पे क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, इस पे भी आईपी डाल दीजिए। इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आप सभी से पूछूंगा, आप लोग बताएंगे भी। पहले मैंने आईपी डाल देता हूँ 168.2.10 है, और यहाँ पे गेटवे 192.168.2.10। मेरा सवाल ये है कि इसके, ये तो खुद ही डीएनएस में इसको बना रहा हूँ, तो क्या इसके डीएनएस वाले कॉलम में 192.168.2.10 यानी खुद की आईडी लिखनी जरूरी है, हाँ या नहीं? आपको क्या लगता है? ये तो डीएनएस खुद है, तो आईपी एड्रेस तो मैंने लिख दिया ऊपर, लेकिन जो डीएनएस का कॉलम है उसमें ये बताना है कि कौन डीएनएस है। तो क्या डीएनएस जो खुद है उसको ये बताने की जरूरत है कि तुम ही डीएनएस हो? क्या मैं यहाँ पे टाइप करूँ 192.168.2.10? टाइप करना चाहिए या नहीं चाहिए? प्लीज आंसर। क्या लगता है आप लोग, करना चाहिए यस या नो? यस दिव्या, तरुण, कुंती, आकांक्षा, मेरा सवाल समझ में आया आप लोगों को? क्या डीएनएस करना चाहिए यस या नो? अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। यस, आकांक्षा ने कहा आप यस कर सकते हो। आकांक्षा, आपको क्यों लगा कर सकते हैं? नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो खुद ही है ना। देखो, एक छोटा सा स्टोरी मैं बताऊंगा आप लोगों को। गांव में क्या है कि एक धोबी है जो कपड़े धोता है, अपने घर से निकला और 10 गधों के साथ निकला, और वो तालाब के पास गया, कपड़े धोया, और जब वापस लौटने लगा एक गधे के ऊपर खुद बैठ गया और काउंटिंग शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10वां गिनता ही नहीं था। ठीक है ना, तो टोटल 9 गिनता था, जबकि 10 उसके पास थे। तो सेम सिचुएशन इंसान की बनाई हुई हर मशीन में होती है। अगर डीएनएस सर्वर हो या डीएचसीपी सर्वर हो, अगर जरूरत है तो उन्हें बताना ही पड़ेगा, कभी अपने आप से ऑटो सेंस नहीं, और ना ही मुझे करना है। मैंने कुछ दिन भी बोला था कोई चीज को ऑटो सेंस मत करने दीजिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि आर्टिफिशियल मशीनें हम पे राज करने लगेंगी। ठीक है, तो ये मुझे बताना है बाय डिफॉल्ट सारे को। ठीक है, अदरवाइज पूरी दुनिया को मदद करेगा, खुद जब काम होगा कंफ्यूज हो जाएगा। एक सर्वर और हम बना रहे हैं, वेब सर्वर, इसको भी हम आईपी जो प्लानिंग किया वो डाल देते हैं 2.15 गेटवे 192.168.2.1 192.168.2.DNS सर्वर 10 हो गया। तो ये हमारे जो सर्वर थे इनको मैनुअली देना है, बाकी जितने यूजर हैं इन सब ऑटोमेटिक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी इसके अंदर सॉफ्टवेयर पड़ा है और सिर्फ हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो नॉर्मली मैं वही बोल रहा था कि सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, मान लो मैंने टीचर से खरीदा, अपने विंडोज पे इंस्टॉल किया, तो आइकन बन जाएगा, जैसे पैकेट ट्रेसर का आइकन बन गया, तो आइकन में आपको जस्ट क्लिक करेंगे और सेटअप कर देना है, आपका डीएचसीपी चालू हो जाएगा। कैसे? ये क्लिक करिए डीएचसीपी सर्विस में, जाइए डीएचसीपी पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे चूंकि साम्यूलेटर है तो एक ही स्क्रीन पे सारा आ गया, लेकिन रियल में करेंगे तो पहले क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट बटन दबाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट बटन दबाएंगे, 1 बाई 1 आएगा। क्योंकि यहाँ पे एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा डिफॉल्ट गेटवे, तो आपको क्या करना है 192.168.2.1, नेक्स्ट बटन दबा के आएगा डीएनएस बताओ, तो डीएनएस डाल दो 192.168.2.10। फिर पूछेगा आईपी स्टार्ट कहाँ से करना, आप कह दो भैया 20 नंबर से शुरू करो। इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 19 नंबर रिजर्व हो गया, जैसे कि मैंने 5 नंबर यहाँ यूज कर लिया,
वो किसी को नहीं बांटेगा, तो आप सेट कर सकते हो। और अभी यहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमम यूजर कितना रखना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अभी देखो टोटल अभी /24 है, तो जैसा मेरा कैलकुलेशन कहता है वो 254 टोटल थे, जिसमें आपने 19 पहले रिजर्व कर लिए। तो अभी भी 200 250 के करीब 230 के आसपास अभी भी हम लोग नंबर ऑफ यूजर बांट सकते हैं। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, मैं यहाँ पे केवल 4 लोगों को इंटरनेट कराना, तो 4 लिख दो, 3 लिख दो। यही कॉन्सेप्ट आज के घर में आपका जो डिश टीवी है उस पर अप्लीकेबल है। डिश टीवी में आप एक जब डिश घर में लगाते हैं, वहां पे क्या करते हैं, सेम सेटअप होता है, डिजिटल है। यहाँ पे वो लिख देते केवल एक टीवी चलेगा। कल से आपसे पैसा ले लेते हैं, एक ही केबल पे 2 चलाना, तो सिंपली आप क्या करते हैं, वो 2 कर लेते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता। तो वो उनका जो कॉन्सेप्ट है, 2 कैसे करना है, 50 कैसे करना है, वो सब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिकली जितना बचेगा वो सारा का सारा यूजर पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मुझे सेव कर देना है और सर्विस ऑन कर देनी है, फिर जो सेव कर देना नॉर्मली वेरी है। और एक चीज याद रखिएगा, डीएससीपी की सर्विस हमेशा सेटिंग करने के बाद करना है। दुनिया में हर सर्विस को आप पहले कभी भी ऑन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डीएससीपी ऑलवेज सर्विस ऑन आफ्टर द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन एंड सेविंग। तो मैंने सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन किया, सेव किया, फिर सर्विस ऑन की। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे टैबलेट पे चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे आ गया ना 20 से ऑलरेडी 10 भी आ गया। स्मार्टफोन पे भी देखते हैं, इसको दोबारा सेट करते हैं, देखिए क्या आएगा ये। इसमें डीएनएस लाइन भी आपकी भरनी जाएगी। ओके, नॉर्मल हमारा जो PC2 है इसको भी चेक कर लेते हैं, डीएससीपी कर लेते हैं। अलॉटमेंट 20 के बाद 20, 21, 23 ये हमारे अलॉटमेंट हो गए। इनको कभी भी ऑटोमेटिक नहीं करना। ऑलरेडी राउटिंग प्रोटोकॉल किया है, तो अगर हम पैकेट भेजना चाहेंगे तो पैकेट भी चलेगा, बिल्कुल सक्सेसफुल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें आईपी नहीं है, जिसमें आईपी इसमें डाल देते हैं। इसमें आईपी है, इसमें आईपी है, इसमें आईपी नहीं है। अभी चेक करते हैं क्यों आईपी नहीं है भाई। अच्छा, स्टैटिक पर क्लिक है, डीएससीपी करेंगे तो इसमें आईपी आ जाएगा। और फिर हम कम्युनिकेट करेंगे तो फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन कम्युनिकेट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। ये तो था डीएससीपी। डीएससीपी का हमने लास्ट सेशन में राउटर को, जो उसका मेन काम है उसी को बना करा के करने की कोशिश की। और आज हम एक सर्वर बनाए और सर्वर के माध्यम से किया। इसमें किसी को कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो आप पूछें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, डीएनएस करें। आप लोग हैं या फिर आज लगता है कि सारे, ठीक है, मैसेज मिल गया, थैंक यू। मुझे लगा सारे ऑन करके निकल गए, वन तरफा हो गया तो कम्युनिकेशन। चलिए, डीएनएस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट वन मोर थिंग इसमें हम समझ लेते हैं डीएनएस, क्योंकि ये सेशन ओवर हो जाएगा तो नेटवर्क इज कंप्लीटेड। और कल हम लोग डिजिटल फोन का परसों बात करेंगे। ठीक है, अब डीएनएस क्या है वो भी आप समझे। मैं आप डीएनएस के बारे में बात कर, मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे, ध्यान से सुनिए, सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तकिए, अब हम बात करने वाले हैं डीएनएस। ठीक है, डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं डोमेन नेम सर्विस, कुछ लोग बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है ना, कोई भी नाम लीजिए, नाम में कोई कमी नहीं है, सब नाम प्रॉपर है, जैसी जरूरत होती है नाम का फुल फॉर्म यूज कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम है उसका, जैसे डीएससीपी का दूसरा नाम था ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू क्लाइंट, उसी तरह इसका दूसरा नाम है इन इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी इसका दूसरा नाम है। पूछा जाता है कंपटीशन में, बैंक का अगर कभी एग्जाम देंगे तो बैंकों में तो कॉमन सवाल है, ये बहुत पूछते थे पहले। हम लोग जब परीक्षा देते थे तो हर पेपर में ही आता था, तब तो मुझे मालूम ही नहीं था क्या था कि इंटरनेट, तो हम लोग तब ऐसे समझते थे ना, साइड वाला। ठीक है, आज हम बात करने वाले डीएलएम टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी बेसिकली क्या होता है पहले मैं बात करूंगा, फिर इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी की बात करूंगा, फिर डीएनएस का पूरा एक्सप्लेनेशन करता हूँ। नॉर्मली क्या होता था कि जब लोग घर में टेलीफोन लगाते थे, तो टेलीफोन लगाने के साथ उनको लैंडलाइन मोस्ट पॉपुलर था, और शहर में जितने लोगों का फर्स्ट फोन होता था उन सबकी लिस्ट होती थी, तो एक टेलीफोन डायरेक्टरी टेलीफोन यूजर को घर पे दिया जाता था।
एक मूवी याद होगी हेरा फेरी आपको, जिसमें बाबू राव वाला जो कहानी था ना, कबीरा स्पीकिंग, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, हेल्थ, हेरा फेरी नाम था उस मूवी का नाम, ठीक है। ठीक है, उस मूवी में आपने ये देखा होगा, यस। तो उस मूवी में टेलीफोन डायरेक्टरी में बेसिकली क्या होता है, वन साइड टेलीफोन नंबर लिखे होते थे जिन लोगों का, और दूसरे साइड उस जो टेलीफोन नंबर था वो किसके नाम था और उसका क्या एड्रेस था। जैसे मान लो कि मैं आपके शहर में आऊं और मुझे आपका टेलीफोन नंबर पता है लेकिन मुझे आपका एड्रेस नहीं पता, तो जैसे आज के समय में 100 पुलिस का नंबर होता है, 101 एम्बुलेंस का नंबर होता है, वैसे ही अभी भी टेलीफोन का एक इंक्वायरी नंबर होता था पहले, 191 एंड 161 सबको मालूम होता था, जैसे 100 ना उसे, तो लोग 191 पे कॉल करते थे कि भाई ये नंबर है, इसका एड्रेस बता दो, ठीक है। तो वो जो बताता था भाई इस टेलीफोन का ये एड्रेस है, फिर हम उसके घर पहुंच सकते थे आराम से, ठीक है। या फिर नाम पता हो, नाम से हम टेलीफोन नंबर पता कर ले सकते, ये हो सकता था कि उस नाम से 5-10 टेलीफोन हो, लेकिन एक संख्या लिमिट हो जाती थी, कहीं नहीं 5-10 लोगों में होगा, और कॉल करके उन 5-10 से आप कंफर्म कर लेते कौन से राइट पर्सन है, ठीक है। तो ये टेलीफोन डायरेक्टरी में टेलीफोन नंबर कॉरेस्पॉन्डेंट कॉलम के अंदर उसका किस व्यक्ति के नाम है और उसका एड्रेस होता था, ठीक है। वैसे ही आज की अगर हम बात करें, हम हो चाहे आप हो, एक बात तो आपको इतनी देर में समझ में आ गई जब से शुरू से अब हम लोग बात कर रहे हैं, हर कम्युनिकेशन आईपी एड्रेस से हो रहा है। विदाउट आईपी एड्रेस कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि हम में से कोई भी आदमी आईपी एड्रेस नहीं डालता। हम चाहे आम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, सपोज वेबसाइट खोलना तो वेबसाइट हम डालते हैं www.facebook.com, www.iciicibank.com, ठीक है। इसका लेकिन कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, आईपी एड्रेस से। इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क के अंदर एक ऐसी व्यवस्था मौजूद है कि जैसे हम वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं, वो तुरंत ये बताता है, हमारा जो कंप्यूटर है मोबाइल फोन है सबसे पहले उसके पास जाता है, वो कहता है भैया ये यूजर ने लिखा है facebook.com, इसका आईपी एड्रेस बताओ। जब आईपी एड्रेस बता देता है तब कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। विदाउट आईपी एड्रेस कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन योर नेटवर्क। देयर इज वन मैकेनिज्म इज अवेलेबल दैट हेल्प टू यू, व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस वेबसाइट। उस वेबसाइट के कॉरेस्पॉन्डेंस क्या आईपी एड्रेस है वो हमें बताता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डीएनएस, इसीलिए इसका नाम है इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। वेबसाइट उसका कॉरेस्पॉन्डेंस आईपी एड्रेस, ठीक है। तो अब इसको हम करके देखते हैं। ये राउटर का भी काम है, राउटर में कमांड बेस्ड होगा, मैंने यहाँ सर्वर बना दिया। तो अभी काम करते हैं, मैं यहाँ प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा है, यहाँ पे ये एक वेब सर्वर है, सपोज करो ये वेब सर्वर है, इसमें हम लिख देते हैं www.kunti.com कर देते हैं, ठीक है ना। कुंती का नाम आप लिख देते हैं, आपने एक वेबसाइट बना जिसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेब सर्वर पे ही वो होगा, ठीक है। ये हमने कर दिया। ये वेबसाइट है जिसपे वेबसाइट खाली लॉन्चिंग। अभी हम डीएनएस सर्वर में जाएंगे, इसमें भी सेम है, सर्विस होगा आपके पास में, इसके अंदर आप डीएनएस में जाएंगे, सॉफ्टवेयर उसी तरह इंस्टॉल किया, राउटर में कमांड बेसिस होगा, इसमें सर्विस कभी भी ऑन कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें दो चीजें पड़ेंगी, www.kunti.com, ठीक है। और इसका दूसरा लाइन होगा वेबसाइट, इसका आईपी एड्रेस कहाँ होगा, इसका आईपी एड्रेस है 192.168.2.15, ये ना शायद 2.15 या 2.15 ऐड कर दो। तो डीएनएस सर्वर के अंदर जितनी भी दुनिया की वेबसाइटें हैं उनका नाम, उसका कॉरेस्पॉन्डेंस आईपी एड्रेस क्या होगा, ठीक है ना। अगर मैं इस टैबलेट से, ठीक है, मैं वेब ब्राउजर में जाकर अगर मैं इस वेबसाइट को खोलने की कोशिश करूं, सपोज करो, अगेन मैं यहाँ पे चलो इसको सही कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। अगर मैं इस टैबलेट से जाकर मैं ये वेबसाइट खोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें तो मैं कस्टमर क्या करेगा, वेबसाइट का नाम यहाँ टाइप करेगा। तो मेरा जो टैबलेट है सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर डीएनएस सर्वर का कॉलम भरा हुआ है, आईपी एड्रेस देखेंगे तो लास्ट में, तो सबसे पहले ये उसके पास भेजेगा डीएनएस, इसके पास में डीएनएस के पास, डीएनएस क्या कर रहा है, इसका आईपी एड्रेस 2.15 है, तो फिर वापस जाएगा और 2.15 पे ये वेब पेज खोलेगा, और वेब पेज खोलने के बाद उसकी सारी इंफॉर्मेशन लेके फिर आपके पास में आएगा, फिर आपका वेब पेज यहाँ पे ओपन करेगा। तो ये पाथ होता है, हम जो भी काम करते हैं हमारा पहले डीएनएस सर्वर के पास जाता है, उससे एड्रेस लेता है, देन करता है। तो विदाउट डीएनएस इंटरनेट इज टुडे नॉट पॉसिबल बिकॉज ईच एंड एवरी वन हेल्प ऑफ द डीएनएस दे ओपन द वेबसाइट।
ओके, तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एक काम करते हैं ना, इसमें हमने तो केवल एक ही वेबसाइट का नाम स्टोर किया है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर देखो आईपी एड्रेस लिखूंगा सीधा खुल जाएगा 192.168.2.15, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ये देखो ओपन हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ, फिर से मैं खोलता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ www, अब वेबसाइट का नाम कुछ ऐसा वेबसाइट जो मेरे डीएनएस में रिकॉर्ड नहीं है, जबकि हमने यहाँ पे केवल एक रिकॉर्ड किया है तो समझने के लिए कि तो मैंने लिख दिया kksy.com लिख दिया। ये हमारे डीएनएस में नहीं है। मैं गो करूंगा तो ये वो क्या कह रहा है, हॉर्स नेम ऑन रिजॉल्व, पता नहीं क्या खोलना चाह रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मना कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं kunti.com, ठीक है, देन वी चेक दिस इज ओपन, तो वेरी सिंपल। ठीक है, तो वैसे हमारा ये जो लैपटॉप है इसमें भी अगर मैं डीएनएस, जरूरी नहीं है कि मेरे, क्योंकि मेरा ये आपका जो नेटवर्क के अंदर जो डीएनएस है उसके अंदर सारी दुनिया का वेबसाइट का एड्रेस हो, ये हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या किया जाता है, अभी मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ लास्ट में। जैसे मैं अपने रियल कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, देखते जाइए। ये मेरा रियल कंप्यूटर है, मैंने कैसे सेटअप किया हुआ है। चेंज एडाप्टर सेटिंग, ये हमारे रियल कंप्यूटर के अंदर हम लोग जा रहे हैं। यस, ये वेबसाइट, ये मैंने रियल कंप्यूटर में, अगर आप चेक करेंगे तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे यहाँ पे। देखिए ये तो दोनों की लाइन पहले आप समझ चुके हैं, आईपी एड्रेस ये भी समझ गए, गेटवे भी समझ में आया। और जो मेरा राउटर का जो पोर्ट है उसी का हमने मेन डीएनएस वो लिखा है, प्रिफर्ड डीएनएस, मेरा लोकल डीएनएस। लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया का आईपी एड्रेस इसी सर्वर के ऊपर हो। तो मैंने यहाँ पे एक अल्टरनेट डीएनएस भी लिखा है, हमेशा अल्टरनेट डीएनएस जरूर रखा जाता है। ऐसा क्यों रखा है, अब आपको जैसा कि जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया में मैंने यहाँ पे अल्टरनेट, आप आजाद हो, कोई भी किसी का भी डीएनएस लिख सकते हो। ठीक है, गूगल एक ऐसी कंपनी है, डेफिनेटली दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, तो उसके पास पूरे चांसेज होते हैं कि हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस हो। तो गूगल ने अपना डीएनएस सर्वर के अलग अलग लोकेशन बनाए हुए, इस कारण उनके अब जैसे 8.8.8, 4.4.4.4, 8.8.4.4, ठीक है ना, नेक्स्ट है 4.4.8, ऐसे मिला के गूगल के टोटल 12 डीएनएस आईपी उन्होंने पूरे दुनिया को पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 8.8। अगर मेरा आईपी एड्रेस किसी कारणवश यहाँ पे ना हो, सपोज करो किसी भी कारणवश अगर यहाँ पे ना है ऊपर वाले में, तो फिर मेरा इधर जाएगा और इससे वो आईपी एड्रेस लाएगा और फिर मेरे कंप्यूटर के डीएनएस में आएगा। डीएनएस अपने आप उसको स्टोर कर लेगा अगली बार के लिए, जो क्योंकि सॉफ्टवेयर इतना आज के जमाने में सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए जाते, पहली बार नहीं है कोई बात नहीं, एक बार आ गया तो याद कर लेगा, इंटेलिजेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है ना, तो फिर ये वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे इसको पहले बंद कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने रियल पैकेट ट्रेसर पे। तो ये इस कंप्यूटर में भले मान लो इस नेटवर्क में डीएनएस नहीं है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे ये डाल दूं 192.168.2.10, सॉरी डीएनएस का क्या है 2.10, या 2.10 डाल देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इस लैपटॉप से भी अगर वेबसाइट खोलूंगा ना, www.kunti.com, ठीक है, ये भी ओपन होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, दिस इज आल्सो ओपन। पहले इसको कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं, यहाँ से कम्युनिकेशन काम कर रहे हैं, अभी प्रोग्रेस में आप करें, क्या गड़बड़ होगी इसमें, आईपी एड्रेस सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, आईपी में कोई गड़बड़ है या यहाँ गेटवे गड़बड़ है, इस तरह से रिटर्न नहीं हो रहा है, गेटवे इसका ठीक करो, अब हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं इससे खोलूंगा, दोबारा से खोल के देखते हैं, www.kunti.com, ओके, दिस इज ओपन, दैट्स ओके। ठीक है, नाउ द सेव। तो आज के सेशन में हम लोगों ने डीएचसीपी और डीएनएस, ना आप समझ में आ गया डीएनएस के। अब आपका ये नेटवर्क का कंप्लीट जो पोर्शन है, पार्ट है, ये आपका ओके हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई भी कैंपस में सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं आज की डेट में, दैट ओके। ये सारे कॉलम समझ में आ गए। एक कैंपस का अगर नेटवर्क बनाना है तो आपको डीएचसीपी और डीएनएस की भी फैसिलिटीज रखनी पड़ेगी। तो जो मेरा जो लैब विजिट करवाया था,
इसके अंदर देखिए हमने क्या क्या किया। ये जो हमारा लैब विजिट सर्वर विजिट था उसके अंदर आप पाएंगे कि देखिए ये डीएचसीपी और डोमेन कंट्रोलर मतलब डीएनएस सर्वर हमने बना रखा है। ये ट्रिपल ए भी हमने डिस्कस कर चुके थे। और ये हमारे एलटीटीसी का वेबसाइट है www.lttc.co.in। तो इस तरह से सर्वर हैं जो रियल में हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसका हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखा और आप लोग अभी देख पाए हैं। अब आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछें। इवन आप अगर मैं एक चीज़ और कर दिखा देता हूँ लगे हाथ, अगर मैं यहाँ पे सीएमडी कमांड में जाऊँ, आप अपने कॉलेज का वो बताओ, वेबसाइट का नाम टाइप करो जरा सा उसमें चैट बॉक्स में। वो भी हम दिखाते हैं कैसे पहुंचेगा, आपको पूरा रूट समझ में आएगा। यहाँ पे सिक्योर है नहीं वो भी हम बात करेंगे। कोई एक एनी वन टाइप योर यूनिवर्सिटी MITAC.in, ठीक है। आपने लिखा www.MAIT.AC.in, ठीक है। हम ये टाइप करते हैं तुरंत मेरा जो देखिए कैसे इसका वो चलेगा पिंग। इसको मैसेज देखने के लिए कमांड होती है ट्रेस RT, ट्रेस RT, ये कमांड होती है। मैं इसको फायर करूंगा। देखो सबसे पहले मेरे डीएनएस के पास गया, सारा पाथ बता रहा। सबसे पहले मेरा इस डीएनएस के पास गया, डीएनएस ने कहा भैया इसका आईपी एड्रेस ये है 203, ये आपके कॉलेज का वेबसाइट का आईपी। मेरे डीएनएस में गया, डीएनएस ने भेजा, फिर आपका वो पहुंच गया दिल्ली। ये 1 से गाजियाबाद का मेन राउटर चला गया, पी राउटर। फिर ये हमारा एमटीएनएल में पहुंच गया, फिर घूमते हुए NSMAITAC कॉलेज का। बधाई हो, आपके कॉलेज का खुद ही अपना आईपी एड्रेस उन्होंने पैसे देकर खरीदा है, इसलिए मिल गया। लेकिन ये कहीं सिक्योर नहीं है। मैं आपके कॉलेज में जाकर धावा बोल सकता हूँ। सिक्योर होता तो कुछ यहाँ पे चीजें नहीं खुलती, ऐसा भी होता। ठीक है। तो आपके कॉलेज का एक्चुअल आईपी एड्रेस से है 203.115.97। और आपके कॉलेज तक कैसे पहुंचा सारे रास्ते बता दिया उसने मेरे। तो मैं कहीं से घुस के बैंड बजा सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब मुझे सारा रास्ता पता है तो तोड़ भी सकता हूँ, सिक्योरिटी की जरूरत है बीच में। ठीक है। चलिए, अब यानी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब हम लोग 16 तारीख को मिलेंगे मंडे के दिन में। हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। आप इसे प्लीज कंप्लीट करिए। अब हमारा काम होगा डिजिटल फोन और सिक्योरिटी का। तो करीब एक दिन डिजिटल फोन लगेगा, 2 दिन सिक्योरिटी में लगेगा। तो 3 सेशन और एक सेशन में आपके लिए एक्स्ट्रा रख देता हूँ कोई कंक्लूजन के लिए, तो भी हम लोग पूछेंगे। ठीक है। ठीक है। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू। उसके बाद रिपोर्ट बनानी है आप लोगों के, कॉन्टेक्ट क्लास चीज ओवर हो जाएंगे। रिपोर्ट बनाइए, जो 6 वीक वालों का उनको मैं काम दूंगा, बाकी 4 वीक वाले रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है ना। यस यस यस, अगर 4 वीक के हैं तो रिपोर्ट बनाऊंगा मैं, बस दे दूंगा, चिंता ना करो, मेरा काम है, आपको टेंशन नहीं लेना। दूंगा आपको फॉर्मेट, उसको देखेंगे आप, उसके आधार पे जो हमने पढ़ा है इसी का रिपोर्ट बनाना है, बच्चों ने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है ना। यस यस, आई विल द शेयर इन द ग्रुप एवरी एंड टाइम, सब कुछ शेयर करेंगे, कोई चीज़ मुझे अपने पास नहीं रखना। बस आपकी जिम्मेदारी है कि जो पिछले बच्चों ने किया है उससे थोड़ा ऐड ऑन करें, थोड़ा और अच्छा ऐड ऑन कर ले तो अच्छा है। एक ताकि आने वाले आपके, आप ये सोचिए आप जो भी करेंगे आपके आने वाले जो स्टूडेंट हैं, आपके जो जूनियर हैं, उनके लिए एडवांटेज होगा। मैं पिछले बैच का अगले बैच में शेयर करता हूँ, वो थोड़ा ऐड ऑन करते हैं, आप ऐड ऑन करेंगे अगले बैच में, तो एक सीरीज चलती है जो हमारे देश के सबकी मदद मिलती है उसमें। ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू।